Morning students, hope you have done your bio paper very well. So in this particular video we are going to continue with our last minute revision of social studies practice paper for Telangana state. यहाँ पे हम 9 चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे आपके पार्ट 1 यानी रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इक्विटी से आपको 4 चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 8 to 11 और उसी तरह कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड इंडिया से आपको चैप्टर नंबर 17 से लेकर 21 तक ऑल टुगेदर देयर आर 9 चैप्टर्स जहाँ पे हम 9 चैप्टर्स के 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द इंटरप्रिटेशंस ओपिनियंस एनालाइजिंग द पैराग्राफ्स मैप पॉइंटिंग ये सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहले हम रामपुर विलेज इकोनॉमी जो आपका लेसन नंबर 8 है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपके साथ 2 मार्क के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। मोस्टली इस चैप्टर से 2 मार्क के क्वेश्चंस और 4 मार्क के क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं। सो इन द 2 मार्क क्वेश्चंस, ओके, the question is how do the small farmers procure their capital for agriculture? Okay, how do the small farmers को marginal farmers भी कहा जाता है, ये अपने बिजनेस के लिए आई मीन लाइक अपनी एग्रीकल्चर के लिए कैपिटल कैसे प्रोक्यूर करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना है कि स्मॉल फार्मर्स किसको कहते हैं, जिसके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होते हैं, जिसके पास इनको मार्जिनल फार्मर्स भी कहा गया है। ओके, यू नीड टू बी फेमिलियर विद दिस टेक्निकल टर्म्स। हु हैज अ स्मॉल लैंड होल्डिंग लेस देन 1 acre, who use traditional methods of agriculture, who obtain the money from the money lenders or from the large farmers। ठीक है, चलिए ये था आपका 2 मार्क का क्वेश्चन। उसी तरह और एक क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश और राइट द डिफरेंसेस बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। आपको ये फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर के लिए 2 तरह के कैपिटल यूज होते हैं। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है जो टूल्स इक्विपमेंट्स यानी ट्रैक्टर्स मशीन्स जो होते हैं उसको फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल यानी लिक्विड कैपिटल जो पैसा होता है। ठीक है, मैं आपको ब्रीफ अप कर रहा हूँ, आपको सारे आंसर्स आपको पढ़ना है यहाँ से। अब आते हैं हम 4 मार्क्स पे। ठीक है, तो आपको 4 मार्क्स में मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, 4 फैक्टर्स आपको चाहिए, लैंड, लेबर, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और नॉलेज। ठीक है, लैंड चाहिए आपको, लेबर चाहिए, ओके, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल यानी कि फिजिकल कैपिटल चाहिए और उसके साथ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको ये शॉर्ट में पूछ सकता है या फिर आपको लॉन्ग में कोई एक को एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है, एक या फिर 2 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके पास, एक ग्राफ है एक इंटरप्रिटेशन है। ग्राफ यू नो इट्स लाइक टाइप्स ऑफ फार्मर्स का आपको ग्राफ है, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का आपको एक टेबल है आपकी टेक्स्ट बुक्स में। प्लीज गो थ्रू दिस, ये अपने टेबल को आप पढ़ लीजिए। मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं, अभी मैं आपको टेबल बता रहा हूं कि आपको टेबल को कैसे करना है। मैं वीडियो की एंड में बताऊंगा जहां पे मैं आपको एक टेबल सैंपल डिस्कस करने वाला हूं और उसी तरह एक पैम्पलेट डिस्कस करूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, अभी ये मार्क कर लेना। देन वन मोर, एक इंटरप्रिटेशन भी आपको पूछा जा रहा है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स get their working capital and physical capital from the large farmers or money lenders on rate of high rate of interest। ये पैराग्राफ है, अभी के लिए ये पैराग्राफ मार्क कर लीजिए, पैराग्राफ पढ़ लीजिए। इसको कैसे करना है मैं वीडियो की एंड में बताऊंगा। ओके, सो विद दिस वी हैव डन विद द रामपुर विलेज की मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर्स। देयर वी विल मूव ऑन विद द 9th चैप्टर, दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो कंट्रीज किस आधार पे यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सबको करीब लेकर आ रही है, तो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। मोस्टली यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट बुक में कॉन्टेक्स्ट है वो है बिजनेस। ओके, यहाँ पे दो चीजें होती है, आपको क्लियरली समझना है। एक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, सो फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बिजनेस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन कंट्रीज को परमिशन दी जाती है, अलाउ किया जाता है कि वो अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है 50-50 या फिर 40-60 का इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पे फॉरेन कंपनी 40% इन्वेस्ट करती है, हमसे कोलैबोरेट होकर हमारे इंडियन कंपनीज 60%, दोनों का शेयर होता है। या फिर अब नाउ डेज तो अभी तो 100% उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनको परमिशन दे दिया गया। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका पहले मैं स्टार्ट करता हूं 2 मार्क के क्वेश्चन से। व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन कैसे पॉसिबल हुई, बिकॉज द मेन फैक्टर इज आई मीन टेक्नोलॉजी है और लिबरलाइजेशन, यानी पहले इसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स हुआ करते थे। हर कंट्री ट्रेड बिजनेस कर ओके फॉरेन कंट्रीज को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए उनको कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखती थी, क्योंकि हमारे कंपनीज इफेक्ट ना हो हमारी कंट्री के। सो वो 2 चीजें थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड। इस पर रेस्ट्रिक्शंस निकाल दी गई है और टेक्नोलॉजी की वजह से ये लोग ओके आई मीन दीज फैक्टर्स लेड टू द ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो आपको ये मैंने लाइक 2 मार्क्स में पूछा तो आपको खाली ये एक लिस्ट लिखना है, या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है सेपरेट 4 मार्क का आंसर, व्हाट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। फाइन, नाउ विल मूव ऑन विद अदर 4 मार्क क्वेश्चंस। हाउ आर इंडियन कंपनीज बेनिफिटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। हमारे इंडियन कंपनीज जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए टाटा, तो ये कैसे बेनिफिट होती है ग्लोबलाइजेशन के, जब फॉरेन से हम कोलैबोरेट होते हैं, महिंद्रा वगैरह बड़े कंपनीज को ही फायदा होता है, छोटे कंपनीज तो शट डाउन होते जा रहे हैं। ठीक है, बड़े कंपनीज को कैसा फायदा होता है कि वह बाहर की फॉरेन टेक्नोलॉजी आती है, राइट, और कभी कभी यानी उनके साथ जब हम मिलकर कोलैबोरेट होकर काम करते हैं, उसी तरह जब हम उनके साथ कॉम्पिटिशन में काम करते हैं तो वी हैव टू इंप्रूव इन ऑर्डर टू सरपास देम।
Fine. So it is just a brief. You have to read out more about it. Then another former question: how can flexibility in labor laws support the present companies? अब present scenario में बाहर के companies, कई companies यहाँ जो invest कर रहे हैं हर state में, right from Telangana to other states across India, तो उनको उनको labor हमारी पास ही provide किया जाता है, तो labor के laws को वो लोग demand कर रहे हैं कि there must be labor laws to be very flexible, otherwise they are you know वो लोग हमको डरा रहे हैं कि भाई they'll switch their investment to some other countries, right? So labor laws अगर फ्लेक्सिबल हो गए तो वो लोग क्या करना शुरू करेंगे कि उनको जब तक चाहिए वो लेबर को तभी अपॉइंट करेंगे, आई मीन लाइक एम्प्लॉय करेंगे, और जब नहीं चाहिए, जब उनकी जरूरत नहीं है तो उनको ले ऑफ कर देंगे, ठीक है? सो फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, उनकी जो डिमांड है वो पूछा जा रहा है आपको. देन अनदर मेन 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट आंसर है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ओके, इट हैज बोथ साइड्स ऑफ अ कॉइन. इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है? नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए मार्केट्स आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे बिजनेसेस पे भी बहुत इंपैक्ट हो रहा है, हमारे लोकल प्रोडक्शन पे. तो इसको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछा जा सकता है, ठीक है? देन अनदर क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन if globalization spreads to all the sectors in future? एक hypothetical question है. अभी तो ये globalization सिर्फ टेक्नोलॉजी बिजनेस तक है, अगर ये सभी सेक्टर्स में आ गया तो क्या होगा, ठीक है? चलिए अब एक और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन. ये पैराग्राफ आप अपनी बुक से ढूंढ के पढ़ लेना प्लीज. तो क्वेश्चन, आई जस्ट गिव यू द 1 or 2 words from the paragraph. Economic proponents argue that economic forces are responsible for globalization. Economic forces, that is technology, foreign investment, फॉरेन ट्रेड, इनकी वजह से ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये कुछ लोग कहते हैं. वाइल सम अदर से दैट के गवर्नमेंट्स जो परमिशंस दे रहे हैं इसकी वजह से ये हो रहा है. तो ओके, सो इसके ऊपर आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है. सो काइंडली गो थ्रू दिस पैराग्राफ्स. मतलब मैं आपको जो पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसके अराउंड सराउंड का जो टेक्स्ट होता है आपको टेक्स्ट पढ़ना है. सोशल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक्स्ट बुक, अदर सब्जेक्ट्स. आपको टेक्स्ट बुक को थोड़ी सी ना थोड़ी रीडिंग देना है. मैं जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ इसको जरूर पढ़ लेना. फाइन, ये आपको आंसर्स में भी काम में आएंगे, आपको इंटरप्रिटेशंस लिखने, ओपिनियंस लिखने में भी काम में आएंगे. नाउ विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फूड सिक्योरिटी. ओके, फूड सिक्योरिटी में पहले मैं आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस, 4 मार्क के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं. तो 2 मार्क्स में अब यहाँ पे है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ओके 3 स्कीम्स में मोस्टली चल रहे हैं. एक है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये साउथ इंडिया में बहुत अच्छी सी चलती है. उसी तरह आंगनवाड़ी, जहां पे ओके बच्चों को न्यूट्रिशन, जब माल न्यूट्रिशनल बच्चे हैं वहां पे उनको अच्छा सा न्यूट्रिशनल फूड दिया जा रहा है. उसी तरह प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिया जा रहा है, राइट? और स्कूल्स में मिड डे मील्स का जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जा रहा है, साउथ इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन दैट. सो ये ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली थ्रू द एक्ट. ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देन अनदर 2 मार्क क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस फॉर द बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीडीएस, ओके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इन द सदर्न स्टेट्स में? ओके, ये अच्छा चल रही है, क्यों चल रही है? फाइन. सो ये इसके 2 मार्क क्वेश्चंस थे. अब हम आते हैं 4 मार्क पे. 4 मार्क पे आपको इंटरप्रिटेशन का पैराग्राफ है, पैराग्राफ ध्यान से सुनिए. द नेशनल एवरेज कैलोरीज लेवल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज आर बिलो द नीडेड कैलोरी रिक्वायरमेंट्स. ओके, तो हमारे पास देखो पर पर्सन जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ इसका आपको एक टेबल दिया गया, ऑलरेडी इज देयर इन द बुक. प्लीज गो थ्रू दैट. उसके ऊपर आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है. अच्छे से याद रख लिए, पर पर्सन कैलोरी रिक्वायरमेंट वाला टेबल. फाइन, चलो हम अब आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे है, हाउ इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंटेड एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट ये कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है? एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पीडीएस एंड सजेस्ट, अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पीडीएस एंड सजेस्ट सम मेजर्स हाउ टू ओवरकम इट. फाइन. एंड देन अब आते हैं हम पैम्पलेट पे. यहाँ पे एक पैम्पलेट पूछा जा रहा है, व्हाट इज, ओके, एक्सप्लेन द, क्रिएट अवेयरनेस. Okay, create a pamphlet in order to create awareness about malnutrition. Malnutrition, bioscience की टर्म है. lack of nutrition से जो जो diseases होते हैं इसके ऊपर आपको लिखना है. Fine. And then again there one more paragraph. I mean like pamphlet, sorry. Make a pamphlet to create awareness about food security in India. ये food security का जो एक्ट है, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको एक पैम्पलेट बनाना है. मैं एक सैम्पल पैम्पलेट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, और मैं इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, इसको कैसे डिवाइड करना है, इसमें 4 मेन की एस्पेक्ट्स आपको क्या कवर करना है, ठीक है? ये देखिए, इस बार आई एम एक्चुअली मेकिंग ऑल दिस वीडियोस ऑन अ रिक्वेस्ट बाय सम स्टूडेंट्स एट अ लास्ट मिनट. नेक्स्ट टाइम हम जब प्रीफाइनल्स के लिए बनाएंगे, मैं इसके आपको जरूर पीडीएफ्स बनाऊंगा और पीडीएफ शेयर करूंगा. अभी मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ रहा हूँ, तो आई होप यू कुड कनेक्ट विद मी. देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, दिस पर्टिकुलर चैप्टर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर लूंगा. इसकी और दो और चैप्टर्स है, तेलंगाना, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, एंड वन मोर चैप्टर दैट आई हैव डन प्रीवियसली इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया. इतनी चैप्टर्स पे मेरे सेपरेट वीडियोस है. प्लीज शेयर द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू इट. हम चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं. ये देखिए 2 मार्क्स में, क्रिएट 2 स्लोगन्स ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए स्लोगन्स. देखिए आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपके 2 मार्क्स में, जहां पे आपको स्लोगन्स लिखना है.
2 मार्क्स का फॉर श्योर। और फिर उसी तरह 2 मार्क्स में आपको एक छोटा सा ग्राफ या मैप, ओके, या फिर पाई चार्ट दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको 2-3 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। फिर 4 मार्क्स में जब आते हैं तो आपको पैम्पलेट होगा, और 6 मार्क्स में जाएंगे तो आपको 4 मार्क्स में पैम्पलेट या फिर नहीं तो एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ठीक है। और लॉन्ग में जब आते हैं तो कभी इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है, कभी टेबल का एनालिसिस, यानी आपको तीनों सेक्शंस में ये आपको स्पैन हो रहे हैं, यानी 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में, ठीक है। पैम्पलेट, इंटरप्रिटेशन, ओके, एनालाइज द गिवन डेटा, या फिर ओपिनियन, ये फॉर श्योर है। ये मैं चार आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। चलिए, ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट टू मेजर्स टू इंप्रूव द ग्राउंड वाटर लेवल्स। ग्राउंड वाटर लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, हार्वेस्टिंग पिट्स होना चाहिए, पानी को अलाउ करना चाहिए, पर्कुलेशन टैंक्स एंड ऑल। Then prepare a pamphlet on the importance of organic farming. We'll discuss it at the end. 2 mark का क्वेश्चन, another question, write the characteristics of organic farming. Organic farming के characteristics क्या होते हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा organic farming क्या चीज है। How is environment protection linked to our lifestyle? हमारे lifestyle और environment protection कैसे linked है, okay? And then what is sustainable development? देखो, पहले आपको sustainable development आपको समझ में आना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। sustainable development का मतलब है हमारे पास जो डेवलपमेंट हो रही है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओके। सो डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। यानी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, हम सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं, मिनरल्स को कंप्लीटली हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इससे फ्यूचर इज गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैं आपको समझने आने के लिए मैं सिंपल वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, आप इसका डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। देन another 4 mark question, write about the importance of sustainable development, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन देयर इज अ पैराग्राफ आपको, जिसका टेक्स्ट आपको टेक्स्ट बुक से निकाल के पढ़ना है। देयर इज ऑफन ए लॉस इन फार्म एक्टिविटीज, स्पेशली व्हेन क्रॉप्स आर डैमेज बिकॉज ऑफ फ्लड्स, पेस्ट से फार्म एक्टिविटी हमारे पास कम होती जा रही है, ठीक है। और भी रीजन से, लाइक फॉल इन द प्राइसेस भी जब होते हैं, और इतने प्राइसेस कम हो जाते हैं कि फार्मर्स को इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिकवर द वर्किंग कैपिटल। तो इससे निराश होते हुए फार्मिंग एक्टिविटी खत्म होते जा रही है। दे आर स्विचिंग टू, यू नो, दे आर बीन मूविंग टू अर्बन एरिया, सिटीज को आ रहे हैं, छोटी मोटी एम्प्लॉयमेंट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पे इंटरप्रिटेशन लिखना है आपको। देन ओपिनियन आपको एक और पैराग्राफ है। व्हाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज ब्रॉट ए लॉट ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स टू सम पीपल, बट दिस पैटर्न ऑफ ग्रोथ कैन नॉट कंटिन्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत, यानी कि अच्छी चीज हो रही है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ कम लोगों को हो रहा है। जो मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, दे आर बीन, यू नो, ये सफर बहुत कर रहे हैं। क्यों सफर कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज इससे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम जो होते हैं ना, मिडिल क्लास और पुअर पीपल, वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर इकोसिस्टम। आई मीन नेचुरल रिसोर्सेज से हम वहां से पानी वानी ये सब चीजें हमारी वहीं की होती है। ये जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, दे यूज ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, दे हैव इनफ मनी टू सस्टेन even in those conditions. Then understand and interpret का क्वेश्चन है। during the last few decades tribals and marginal farmers को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, okay? During the last few decades marginal farmers, that is a small farmers, tribals, इनकी लैंड चली गई because of many reasons and all, आप इसको पढ़ लेना। then another question, why there is a need to focus on sustainable development in the present time में sustainable development, that is the development in the present times without compromising the quality or the resources for the future। चलिए अब हम क्वेश्चन, अब लेसन नंबर 17 की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया। सो यहाँ पे मोस्टली आपको 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, बस एक 2 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द लैंड रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या लैंड रिफॉर्म्स, जैसा कि लैंड टेनेंसी एक्ट, एबॉलिशिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम, ओके, लैंड सीलिंग्स, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, पहले प्राइम मिनिस्टर, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने। उसी तरह लैंड टेनेंसी एक्ट, यानी कि कोई लैंड पे अगर कोई टेनेंट लॉन्ग पीरियड के लिए अगर वहां पे रेंट कर रहा है तो ही हैज द राइट टू परचेज दैट लैंड। उसी तरह लैंड सीलिंग्स, यानी एक फिक्स्ड लैंड का एक्सटेंट साइज फिक्स कर दिया गया था कि कोई भी अगर ओनर जो होता है उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड दे कैन ओन, ओके, इससे ज्यादा नहीं रह सकती, ज्यादा है तो वो गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। अभी आते हैं 4 मार्क्स में। व्हाट मेजर स्टेप्स वर टेकन for social and economic changes, okay, social and economic development of India after independence, okay, social और economic changes क्या हुए थे हमारे पास after independence, यानी कि जैसे अब अगर हम social changes की बात economic changes की बात कर रहे हैं तो 5 year plans वगैरह implement हुए थे। so kindly go through it, okay, that will help you out। then another question for opinion writing है, ये 6 marks का। land reforms were however not properly implemented, ओके, लैंड रिफॉर्म्स सही इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। इन्होंने लैंड रिफॉर्म तो इंट्रोड्यूस किए, बट जमींदारी सिस्टम एबॉलिश पूरी तरह नहीं हुआ था। इसके ऊपर आपको ओपिनियन लिखना है। देन अनदर 4 मार्क क्वेश्चन, राइट अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1946। आपको आइडिया है ना, एसआरसी एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ऑन दैट बेसिस द फर्स्ट स्टेट 1956 में
आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स को आजादी के बाद, आजादी से पहले ओके सारे स्टेट्स आई मीन लाइक एंटायर इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। वो लोग प्रेसिडेंसी के नाम पे रूल करते थे। वो लोगों के जाने के बाद में स्टेट्स को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो उसके लिए एक एक्ट पास किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कहा गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अंडर दिस कमिटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी। और इसके आधार पर पहला स्टेट आंध्र प्रदेश प्रेजेंट आंध्रा और तेलंगाना जो मर्ज हो गया था ना वो बना था। फाइन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी तेलुगु स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, इस तरह लैंग्वेज के आधार पे। और उस समय देयर वर अराउंड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज तब उस समय, ठीक है। देन एक another important question from this chapter is what were the circumstances after partition, you know, after 1947 पार्टीशन जो हुआ था तब हमारे क्या सर्कमस्टांसेस, कैसे हालात थे इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। अब उसको एक लॉन्ग आंसर है, आपको एक्सप्लेन बोल के पूछ सकता है या फिर इसके ऊपर आपको ओपिनियन पूछा जा सकता है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज टेलीकॉम रेवोल्यूशन, राजीव गांधी के पीरियड में जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया इसके ऊपर। अभी हम मूव ऑन होते हैं चैप्टर नंबर 18। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसमें वेरी रेयरली पूछा जा रहा है, एक दो क्वेश्चन है बस। एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, नीड फॉर कोलेशन पॉलिटिक्स। आपको याद है कोलेशन पॉलिटिक्स का, आपको आइडिया है? देखिए इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया इज ए मल्टी, इंडिया के पास में पॉलिटिकली अगर आप देखा गया तो वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। आई कम टू दिस वर्ड कि हमारे पास मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है। we have n number of parties जिसके अंदर स्टेट पार्टीज भी है, रीजनल आई मीन स्टेट रीजनल पार्टी एक ही को कहते हैं, और नेशनल पार्टीज भी है, जैसे बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दीज आर नेशनल पार्टीज। ओके, स्टेट पार्टीज भी हमारे पास, हर स्टेट में अपनी अपनी जगह स्टेट पार्टीज है। सो अभी इतने मल्टी पार्टीज हो गए कि कोई एक सिंगल पार्टी कैन नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो इन लोगों को दूसरे आई मीन लाइक दूसरे पार्टीज के साथ मर्ज होकर गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ता है, उसको कहा जाता है कोएलिशन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सप्लेन द राइट द नीड फॉर द कोएलिशन पॉलिटिक्स या राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स इन द प्रेजेंट टाइम। चलिए अब हम जाते हैं 4 मार्क पे। व्हाट आर द मेजर चेंजेस दैट अकर इन इंडिया बिटवीन 1975 टू 1985। ओके, जनता यानी कि जब इमरजेंसी लागू हो गई थी, जनता दल की नई गवर्नमेंट बनी थी, फिर वो गवर्नमेंट आई मीन लाइक वो कोलैप्स हो गई, तो फिर से कांग्रेस जीत गई। तो इस तरह बहुत सारी पॉइंट्स है आपको, ओके, जो मेजर चेंजेस हुए 75 टू 85 द 10 ईयर के टेन्योर में, ये इंपॉर्टेंट है। देन एक पैराग्राफ है इंटरप्रिटेशन के लिए, पूछा जा रहा है द डेवलपमेंट in information and communication technology have been a remarkable and a rapid change that occurred during this period। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। देन लेसन नंबर 19 से हम आते हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यहां से काफी आंसर्स कवर हो रहे हैं। ओके, चलिए एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर ऑन द वर्ल्ड। बिफोर आई फर्दर कंटिन्यू विद दिस, कि ये अब तक सो फार जितने भी क्वेश्चंस थे ये इंडिया से रिलेटेड थे, ओके, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको वर्ल्ड सिनेरियो है जहां पे आपको कोल्ड वॉर की बात होती है, नाम की बात होती है। कोल्ड वॉर इज अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन यूएस एंड द यूएसएसआर। ओके, एट ड्यूरिंग दैट टाइम वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पावरफुल ब्लॉक्स, एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक लेड बाय अमेरिका, एक सोशलिस्ट ब्लॉक लेड बाय रशिया। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो इन दिस, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, काइंडली वॉच थ्रू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वहां हुआ क्या कि जब ये कोल्ड वॉर कैसे चल रही है कि यूएस एंड यूएसएसआर डायरेक्टली हॉट वॉर यानी कि डायरेक्टली हथियारों से लड़ नहीं रहे हैं, वेपन से। ओके, इनके जो अलाइज है एट दैट टाइम वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स ना भाई, कि कुछ कंट्रीज इनको अलाइन हो गए कैपिटलिस्ट के साथ, आई मीन लाइक यूएस के साथ, कुछ रशिया के साथ अलाइन हो गए। फाइन, सो दो राइवल बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए, तो देयर वाज अ थ्रेट ऑन द वर्ल्ड पीस। अभी अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो इस तरह का ओके एक सस्पिशियस एक एटमॉस्फेयर बना था कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर कुड बी अगेन थर्ड वर्ल्ड वॉर, इस तरह का माहौल बना हुआ था। बट यूएन वाज बीइंग सक्सेसफुल इसको पैसिफाई करने में। ओके, बट एट दैट टाइम स्टिल देयर वर सम कंट्रीज हु वर न्यूली इंडिपेंडेंट लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट वगैरह, दे वर नॉट अलाइंड विद यूएसए और रशिया, सो दे फॉर्म्ड अ सेपरेट ग्रुप व्हिच इज रेफर्ड एज नाम, जिसको नाम कहा जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एंड इंडिया वाज द आर्किटेक्ट of non-alignment movement, we were the backbone of this non-alignment movement। तो अब आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक मैप है कोल्ड वॉर का, यानी कि उस समय मिलिट्री अलायंसेस बन गए थे। ओके, 4 मिलिट्री अलायंसेस, बहुत 3 मिलिट्री अलायंसेस बहुत फेमस है। एक है नाटो, वेस्टर्न कंट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है जो अभी भी प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रही है, जिसको नाटो कहा जाता है। ओके, वेस्टर्न कंट्रीज यानी ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप वगैरह अलॉन्ग विद अमेरिका। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस है, तो इसको काउंटर करने के लिए ये यूएस के साथ है। तो रशिया ने क्या किया, वॉर्सो पैक्ट एक साइन किया, और इसने अपने अलाइज को लेके इन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इसी तरह की मिलिट्री अलायंस बनाई। फिर इसी तरह ये कंटिन्यू होते हुए यूएस ने क्या किया कि सीटो इसको देखा, यानी दिस बोथ वर यू नो इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन द न्यूक्लियर वेपन। इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स इतने पाइलअप होते जा रहे थे, एक डर बना था कि भाई कोई कभी ना कभी ये कोई दोनों में से कोई एक यूज ना कर ले। ओके, एक थी सीटो, एक थी सेंटो।
Okay, Southeast Asian Treaty Organization, US has formed along with the Southeast countries. Central, okay, uh, it's central organization, central treaty organization. फाइन. सो देन कि आपको इसका मैप आपको दिया जाएगा. एक्चुअली वो मैप से रिलेटेड वहां पे कुछ कंट्रीज है, मिलिट्री अलायंसेस है. काइंडली गो थ्रू दैट. उसके ऊपर आपको शॉर्ट में एक दो मार्क के, आई मीन लाइक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन विल मूव ऑन विद सम मोर 2 मार्क क्वेश्चंस. राइट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील. हमने क्या किया था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद? वी हैव फॉर्म्ड एन एग्रीमेंट विद द चाइनीज गवर्नमेंट. पंचशील के नाम से. पंचशील यानी जिसके 5 प्रिंसिपल्स है. आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द पंचशील. राइट. इसमें आपको क्या लिखना है कि नॉन इंटरफियरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स. उसके प्रिंसिपल्स क्या आते हैं कि हम एक दूसरे के कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफियर नहीं होंगे. एक दूसरे की सोवरेनिटी यानी कि यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस. आपके बॉर्डर्स आपके अंडर कंट्रोल में हो गए. कोई बॉर्डर पे आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो गए. यू कैन टेक योर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड ऑल. तो 5 प्रिंसिपल्स है इसके. ओके, नॉन इंटरफियरेंस एंड ऑल. तो ये 5 प्रिंसिपल्स आपको पढ़ना है. Fine. So this was being signed between India and China. Then another question. Actually, I'm switching between 2, 4, 6 marks. So write about NAM, non-alignment movement के बारे में आपको लिखना है. It's a 4 mark question. Then we'll move on with another. Yeah, we are covering everything. Now coming to the 6 marks question. Explain India's relationship with China. Okay, presently the India and China has disengaged on the border. ओके, पहले तो बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी. अभी तो हमारा डिसएंगेजमेंट हो चुका. ओके, वी आर वी आर ट्राइंग टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द चाइना. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लिखना एक्सप्लेन इंडियाज रिलेशनशिप विद चाइना. एंड देन there is another question. Suggest to build cordial relationship between India and its neighboring countries. That is India, China, India, Pakistan, India, Bangladesh. इनसे cordial relationship के लिए आपको कुछ suggestions देना है. और एक 6 marks का interpretation है like separatist movements in the border states. Okay, इसको पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आपके बुक में है कि बॉर्डर के जो स्टेट्स है हमारे, पंजाब है जो खलिस्तान के लिए डिमांड कर रहा है, जम्मू कश्मीर एक सेपरेट होना चाह रहा है. ओके, तो वहां पे ये पैराग्राफ ये कहता है कि पाकिस्तान इन लोगों को प्रोवोक करते रहता है और इनके माइंड को खराब करते रहता है कि भाई आपको सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड करना है. फाइन, इनको पूरी तरह सपोर्ट देता है. तो इसके ऊपर एक पैराग्राफ है, काइंडली गो थ्रू दैट. नाउ आई विल गो ऑन विद क्वेश्चन नंबर 20. लेसन नंबर 20, सोशल मूवमेंट्स ऑफ आवर टाइम्स. तो इसमें एक बेसिक क्वेश्चन है, राइट 2 सजेशंस टू एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए आपको 2 सजेशंस देना है. उसी तरह ब्लैक वुमेन्स के ऊपर एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स में. और 2 मार्क्स में अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन डिमांड्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस डिजास्टर. आप सबको मालूम है ना भोपाल में जो गैस डिजास्टर हुआ था. ओके, एक कंपनी के पास एक्सीडेंटल देयर वाज एन एक्सप्लोजन ऑफ गैस जिसका इंपैक्ट आज भी देखा जाता है. Hundreds of people died at that time. Many of them were injured and many of them are still affected by that. वहाँ की environment भी अभी तक affected है. तो उन लोगों के अभी आज present time पे उनके demands क्या है आपको ये पूछा जा रहा है. और उससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए 4 marks का. What are the losses incurred by the Bhopal gas disaster? Okay, losses incurred यानी उन्होंने क्या नुकसान उठाया. Then another question, what were the reasons? This is a 2 mark question. What are the reasons for movements against constructing dams on Narmada rivers? Okay, Narmada बचाओ आंदोलन जो इसको NBA कहा जाता है, रिवर नर्मदा. इसके ऊपर क्या रीजन से लोगों ने क्या अपनी डिमांड्स रखी है, क्यों इन्होंने प्रोटेस्ट किया है. फाइन, तो किस लिए प्रोटेस्ट किया? क्योंकि जो इंडिजीनियस लोकल पीपल, जो ट्राइबल पीपल है, इनका कल्चर, इनका नॉलेज सब खत्म हो जाएगा. फर्टाइल जो लैंड है वो खत्म हो जाएगी. फाइन, इजंट इट? और उसकी साथ आई मीन लाइक ट्रीज, फॉरेस्ट, विलेजेस सब के सब वो डैम के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, तो there were 2 main movements related to this. एक one led by the indigenous people and other by the local people and other politicians to put a restriction on the neoliberal policies. Okay, क्या neoliberal policies? neo का मतलब नए, liberal policies यानी जहाँ पे free market system, free trade, business. आई मीन लाइक वो डैम इसलिए बनाया जा रहा था ताकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो और फॉरेन कंपनीज वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करें. ठीक है, देन नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. ठीक है, सो ये बड़े बड़े आंसर्स पढ़ लीजिए, आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा आपको सारी चैप्टर का. चलो अब हम चैप्टर नंबर 21 को जाते हैं, द मूवमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट. यहाँ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ. सो दिस चैप्टर आई हैव प्रोवाइडेड ऑलरेडी, मैंने इसको
डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, काइंडली गो थ्रू दैट। सो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ तेलंगाना। आपको आउटलाइन मैप तेलंगाना का उतारना है, कभी कभी उसमें एक दो डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है कोई, ओके, तो काइंडली इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट डिस्ट्रिक्ट प्लीज गो थ्रू दैट, स्पेशली हैदराबाद तो उससे कैसे भी देख लीजिए, मोस्टली आपको आउटलाइन पूछेगा। नेक्स्ट अनदर 2 मार्क क्वेश्चन हियर इज नेम द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट वर फाउट एज अ पार्ट ऑफ तेलंगाना एजिटेशन। तेलंगाना एजिटेशन एज ए पार्ट ऑफ दैट क्या क्या तरह के प्रोटेस्ट थे, ओके, सकल जनुल सम्मे, okay, जहां पे all the people collectively they fought together, jacks joint action committees were formed, million march हुआ था, बहुत बहुत सारी मूवमेंट्स है, आप इसकी डिटेल वीडियो प्लीज देख लेना। नाउ कमिंग टू द 4 मार्क क्वेश्चंस, इसमें why the people of तेलंगाना demanded for a separate state क्यों डिमांड कर रहे थे, इसलिए डिमांड कर रहे थे कि एक एग्रीमेंट हुआ था तेलंगाना और आंध्रा वालों के बीच में, जिसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है, उसके अंदर 14 मेन पॉइंट्स थे, जिसके 7 पॉइंट्स को ब्रीफली अपनी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि ऑल दोस पॉइंट्स वर नॉट प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड, ओके, वो पॉइंट्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। उसमें कहा गया था कि भाई अगर सीएम आंध्र का होता है तो तेलंगाना का डिप्यूटी सीएम होना चाहिए, कभी ऐसे नहीं हुआ। और यहाँ से जो सरप्लस रेवेन्यू, एक्सेस जो टैक्स यहाँ से कलेक्ट होगा वो यहीं की डेवलपमेंट के लिए पे यूज होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें नहीं हुई। और जॉब्स एम्प्लॉयमेंट की जब बात होती है तो मोर ऑफ आंध्रा पीपल वर एम्प्लॉयड हियर, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको ज्यादा एडमिशन दिया जा रहा था, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। और यहाँ की एग्रीकल्चरल लैंड डेवलप नहीं हुई, हमारा ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम बहुत लैकिंग था, ठीक है। सो अनदर क्वेश्चन, राइट द फीचर्स ऑफ द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन राइट द रीजंस फॉर द डिसकंटेंटमेंट अमंग द पीपल ऑफ तेलंगाना डिस्पाइट द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट के बावजूद क्यों हमारे पास डिसकंटेंटमेंट था, ओके, वी वर नॉट सेटिस्फाइड, लॉन्ग आंसर है। देन आपको ओपिनियन लिखना है, एक ओपिनियन का पैराग्राफ है आपकी टेक्स्ट बुक का, इसको पढ़िए। इन इवन इन द ओवरऑल अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट तेलंगाना रीजन में, हमारा तेलंगाना का रीजन आंध्रा से पीछे रह गया एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट में, ये ठीक है। चलिए देन अभी एक 6 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई। आपके पास एक टेबल दिया गया जहां पे टोटल इरिगेटेड एरिया, टोटल एरिया जहां पे इरिगेशन खेती के लिए पानी यूज किया जा रहा है आंध्रा में और तेलंगाना में, और नेट इरिगेटेड एरिया कितना है इसके ऊपर आपको लिखना है। तो आपको 2011 का 1970s का आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स दिए गए, तो आपको नहीं एक एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आपको लिखना है। कैसा लिखना है कि 1970 तेलंगाना में इतना परसेंटेज ऑफ एरिया वाज इरिगेटेड, आंध्रा में इतना हुआ, तो आपको पहले टेबल से जो है वो लिख देना, ओके। और ये लिखना है कि देखो कंपेयर टू Telangana compared to Andhra, Telangana में like low, I mean like less area was irrigated, there were more area, more facilities were provided for them, ऐसा सब लिखना है। उसके बाद में आपको आपको एनालाइज करके डेटा को स्टैटिस्टिकली लिखना है। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ आपको लिखना है जहां पे आपको अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करना चाहिए, ओके। आई थिंक इट शुड नॉट हैव हैपेंड, मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे इरिगेशनल फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड करना चाहिए था, यहाँ पे कैनल इरिगेशन होना चाहिए था, आपकी ओपिनियन आपको लिखना है, फाइन। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू रीड द स्टफ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देयर आर फ्यू मोर थिंग्स लेफ्ट, वर्ल्ड मैप है और एक दो चीजें मैं आपको बता दूं। प्रिपेयर ए पैम्पलेट टू कंट्रोल करप्शन इन इंडिया, ओके, ये भी एक पैम्पलेट है, ये पढ़ना है, फाइन। देन वन मोर पैम्पलेट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। जो हम पैम्पलेट देखते हैं इससे पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप्स बता दूं एक बार, वर्ल्ड मैप के पॉइंट्स लिख लीजिए। चाइना एक है, ओके, और कुछ क्वेश्चन आपके वर्ल्ड मैप के जो लोकेशन है आपको डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, पेंसिल से करना है आराम से, ओके। थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करो, जैसे कि आपको ऐसा पूछा जा रहा है आपको पोस्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया जो लेसन है वहां पे एक फिगर 19.6 जहां पे 3-4 लोग ठहरे हुए, जहां पे आपको इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है और इजिप्ट के प्रेसिडेंट है जमाल अब्दुल नासिर, और केनिया के क्वामी है, टाइटो ऑफ यूगोस्लाविया, नाम की मीटिंग 1960 की पिक्चर है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तो वो नाम एक बार देख लो। तो आपको मैप कैसा पूछा जा रहा है मालूम है कि फ्रॉम विच कंट्री डिड जमाल अब्दुल नासिर बिलोंग टू, जमाल अब्दुल नासिर कौन सी कंट्री है उसको पॉइंट करो, कौन सी कंट्री है, इजिप्ट, तो आपको वर्ल्ड मैप पे आपको इजिप्ट पॉइंट करना है, ठीक है। इसी तरह आपको द सिटी वेयर ग्रीन पीस मूवमेंट, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 20 है सोशल मूवमेंट्स, वहां पे आपको ग्रीन पीस मूवमेंट एक है। ग्रीन पीस मूवमेंट क्या चीज है देखिए कि यूएस ने क्या किया था, अपनी न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था अलास्का के पास, समंदर के अंदर, पानी के अंदर, अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट किया था बड़ा सा। तो इसको कई लोगों ने अपोज किया, लोगों ने वहां पे गया बाय बाय बोट और बाय शिप, पीपल वेंट एंड प्रोटेस्टेड एंड दे ट्राई टू स्टॉप इट, और तभी से एक मूवमेंट चल पड़ी जिसको कहा जाता है ग्रीन पीस मूवमेंट। और इसका हेडक्वार्टर्स आज ये 60 कंट्रीज में काम करता है, ओके। इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन हॉलैंड इन अ प्लेस कॉल्ड एम्स्टर्डम, ओके, एम्स्टर्डम। तो आपको हॉलैंड आपको मार्किंग करने के लिए पूछा जाएगा, फाइन। उसी तरह देन फिनलैंड, यूके, डेनमार्क, आयरलैंड, जर्मनी, टर्की, ग्रीक, स्पेन, पोर्चुगल, नॉर्वे, पोलैंड, फाइन, इटली, रशिया, बांग्लादेश, स्वीडन, एंड द कंट्री दैट स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कौन, जर्मनी,
ठीक है, और तेलंगाना का मैप तो आपको ऐसे तो पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए अब हम आते हैं कि एक पैम्पलेट कैसा होना चाहिए। यूजुअली पैम्पलेट एक माइनर डिस्कोर्स है, 4 मार्क्स में मोस्टली पूछता है, 6 में नहीं पूछता। तो आपको एक बड़ा सा बॉक्स उतारना है। तो पहले आपको लेट मी राइट इट सो दैट यू कुड मेक ए नोट ऑफ इट। तो पहले आपको एक इंट्रो देना है, फिर आपको उसके कुछ की पॉइंट्स लिखना है, फिर आपको कुछ विजुअल्स देना है, और फिर आपको कुछ कंक्लूजन्स लिखना है। ओके, तो इंट्रो, ये इंट्रो है, ये हेडिंग है, हेडिंग बोल्ड होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जहां पे केमिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फार्मिंग अप्रोच विद नो यूज ऑफ केमिकल्स। तो क्या यूज करेंगे आप? ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज करेंगे, कंपोस्ट पीट से आने वाला या बायोगैस। ओके, यहां से जो भी आएगा उसका बायोगैस में यूज करेंगे। क्रॉप रोटेशन मेथड यूज करेंगे। आपको पेस्ट किल करना है तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड यूज करेंगे। प्रेडेटर्स को आप यूज करेंगे, पेस्ट प्रेडेटर्स को। तो वो पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करना है। ओके, देखिए इंट्रो होना चाहिए, दिस इज एन इंट्रो, दिस इज अ बोल्ड टाइटल, यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स। ये की पॉइंट्स है, और आपको विजुअल्स, आपको इमेजेस बनाना है, आप इमेजेस यहाँ बना सकते हो, या पॉइंट उधर देखिए, विजुअल्स यहाँ बना सकते हो। और इसका फिर एक कंक्लूजन होना चाहिए, कुछ राइम एंड रिदमिक वर्ड्स में होना चाहिए, जैसा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट्स एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस या इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। दिस इज जस्ट अ वेरी ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें और थोड़ी इंफॉर्मेशन ऐड होना चाहिए क्योंकि 4 मार्क्स का है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये किसकी तरफ से है, यानी ये कौन कौन दे रहा है ये ओके, तो आपका नाम, यानी स्कूल के आप सेक्रेटरी, यानी एको क्लब। अब ये फार्मिंग से रिलेटेड है, तो एको क्लब सेक्रेटरी। ठीक है, और कितने कॉपीज इसके चाहिए? 200 कॉपीज, 2000, आई मीन लाइक 500 कॉपीज, जितने भी यहाँ पे लिख लेना। गॉट इट। अब आते हैं हम ओपिनियन राइट, आई मीन इंटरप्रिटेशन और ओपिनियन राइटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओपिनियन क्या चीज होती है? जहां पे आप जब ओपिनियन राइटिंग लिखते हो किसी भी टेक्स्ट पे, एक पैराग्राफ हो सकता है, एक आपको पाई चार्ट, या फिर आपको एक टेबल या बार ग्राफ। ओके, बिफोर आई टेल यू, मैं एक चीज आपको बता दूं, जितने आपके ये लेसन है 9 लेसन, उसमें जहां जहां बार ग्राफ से, पाई चार्ट से, काइंडली गो थ्रू दैट। ओके, 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में जरूर आता है। सो ओपिनियन क्या चीज है कि अपनी तरफ से आपको लिखना है। ओके, यूजुअली ओपिनियन में क्या लिखोगे? अपनी पर्सनल व्यू देंगे आप, और उसके साथ साथ अपनी प्रेफरेंसेस आउट ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्हेन यू आर, एंड इट कैन बी सब्जेक्टिव। when you are asked to write a opinion on a paragraph, आपको क्या करना है? पैराग्राफ पहले थोरोली पढ़ना है, उसके ऊपर एक 2-3 लाइन क्या करो, पहले इंट्रो लिखो पैराग्राफ के बारे में। डोंट स्टार्ट राइटिंग योर ओपिनियंस। ओके, उसका जो एसेंस है वो 2-3 लाइंस लिखो, उसके बाद पैरा ओके कंटिन्यू करते हुए आप अपनी ओपिनियन दो। तो ये आपकी ओपिनियन में डिफर फ्रॉम योर फ्रेंड्स ओपिनियन, फ्रॉम योर टीचर्स ओपिनियन, फ्रॉम एनीवन। कि ये सब्जेक्टिव है, दिस इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस होगी। ठीक है, सो इट शुड गो अराउंड सम 100 वर्ड्स मिनिमम होनी चाहिए, राइट, क्योंकि 6 मार्क्स में पूछा जाता है। देन इंटरप्रिटेशन क्या चीज है? कि इंटरप्रिटेशन इज एनालिटिकल एविडेंस बेस्ड। ओके, मैं आपको बता दूं कि ओपिनियन इज ऑल अबाउट पर्सनल व्यूज। ठीक है, ओपिनियन पर्सनल व्यू के आधार पे होती है, और इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ये एनालिटिकल होता है। आपको कंटेंट को, आपको जो भी टेक्स्ट है, ग्राफ है, उसको एनालिटिकली, आई मीन लाइक एनालाइज करना है, और उसको एविडेंस बेस्ड रीजनिंग पे लिखना है। यहां आपकी पर्सनल ओपिनियन आप नहीं लिख सकते। ठीक है, दिस शुड बी एविडेंस बेस्ड। आपको आई मीन लाइक इंटरप्रिटेशन में मेनली वो जो टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इट शुड बी सपोर्टेड बाय रीजनिंग एविडेंसेस। वहां पे जो भी डेटा दी जाती है, जो भी स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी कि ये ईयर में इतने परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन हुआ था, एम्प्लॉयमेंट इतनी कम हो गई, माल न्यूट्रिशन हमारे पास इतना है, यानी पर पर्सन इतने कैलोरीज चाहिए एनर्जी, लेकिन हमारे लोगों को रूरल एरिया में इतना फूड मिलता है जिसमें इतने कैलोरीज। तो ये जो नंबर्स, परसेंटेजेस, फिगर्स जो दिए जाते हैं, इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ये आपकी एविडेंसेस है। ठीक है, तो ये एविडेंस बेस, ये रीजनिंग बेस पे आपको लिखना है। ये सब्जेक्टिव नहीं होगा, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं आएंगे, आपको वो डेटा को लेके ही करना है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? सो होप आई हैव डन विद एवरीथिंग। सो लेट मी लास्ट for a last time I'll conclude what is interpretation. You had to explain the given text or a content. तो वो पैराग्राफ कभी कभी आपको सफिशिएंट नहीं होता एक्सप्लेन करने के लिए, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं रहती। तो ऑन दैट केस मैंने जितने आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए, जितने मैंने आपको पैराग्राफ्स रीड करे, वो सारे आप एक बार रीड जरूर करिए, क्योंकि तभी आप ये अटेंड कर सकते हो। एंड दिस इज मोर देन इनफ। आपको 80 to 90% आपका कंटेंट इसी में से कवर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम फिर मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, हैव अ गुड प्रैक्टिस।